हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने जो फर्स्ट टॉपिक आपके लिए पिक किया है दैट इज़ द इनर्शिया। वैसे रेगुलरली आपको बुक में मिलेगा फोर्स, मैं उसके बारे में हल्का सा बता दूं जिससे हम बाद में फिर वापस से डील करेंगे। फोर्स कहा जा सकता है किसी भी तरह के पुश या पुल को, बट सिर्फ पुश और पुल नहीं, वो पुश और पुल ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदल सके तो उसे फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है एट एनी टाइम एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं। उन सभी फोर्सेस का जो टोटल है, जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं, अगर वो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सके तो उसे कहा जाएगा फोर्स, नहीं तो हम उसमें कहेंगे ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स। सबसे पहली टॉपिक इनर्शिया को समझते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या है? It is a property of any body that possesses any change that opposes any change in its state of rest or uniform motion। बेटा ये प्रॉपर्टी है, वैसे इसे प्रॉपर्टी भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे टेंडेंसी भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, ठीक है, रुका हुआ है, वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, मोशन में नहीं आना चाहता, तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में आने का अपोज करता है और चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकने का अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। आप सब ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी, जैसे एक फ़ैन जो है वो चल रहा था, जब हम उसको स्विच ऑफ करेंगे तो वो अचानक से कभी नहीं बंद होता, वो धीरे धीरे करके बंद होता है। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे करके बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रुकने का अपोज करना चाह रहा है। अभी उस फ़ैन की स्टेट जो है वो है मोशन है, वो मोशन से रेस्ट पर नहीं आना चाहता। बट क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका अपोज करेगी। याद रखिए, इनर्शिया जो है ना ही स्टेट ऑफ रेस्ट को रोक सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से, ना ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोक सकती है, बट वो अपोज करती है, कुछ देर तक उसका अपोजिशन करती है। धीरे 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 फोर्स लगने के कारण उसकी स्टेट बदल जाएगी। ठीक है, नाउ कॉज क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले इनर्शिया का? इनर्शिया का कॉज है उसका मास। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास है तो डेफिनेटली उसके पास इनर्शिया होगा। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास नहीं है? जो भी चीज़ मैटर है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके अंदर कोई एक सिंगल एटम भी हो, इवन दो हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो अ मैटर, और मैटर है तो उसके पास मास होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। बस इतना सा है। ओके, इसी बेसिस पे हमारे पास इनर्शिया जो है तीन टाइप के हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस इम्पॉर्टेंट नोट को: इनर्शिया कांट स्टॉप द चेंज इन स्टेट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के चेंज को स्टॉप नहीं कर सकती, वो उसका अपोज करने की कोशिश करती है, थोड़ी देर तक अपोज भी करती है, उसके बाद वो अपनी स्टेट को बदल देगी। ठीक है, तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदल सकती। स्टेट का मतलब है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट कैन ओनली अपोज द चेंज इन स्टेट। अब पहली चीज़ पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फ़ैन के एग्जांपल को लो, हमने फ़ैन को उसकी फुल स्पीड पर रेगुलेटर को सेट करके उसको स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते वक्त उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रही है जितनी रिक्वायर्ड है, तो क्या वो सडनली अपनी हाईएस्ट स्पीड गेन कर लेता है? वो स्टार्ट होता है बहुत धीमे धीमे, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है और कुछ सेकंड के बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर पाता है। रीज़न बीइंग, स्टार्टिंग में जो इनर्शिया है वो अपोज कर रहा था स्टेट ऑफ रेस्ट का, फिर वो मोशन में आ गया। अब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आने के बाद अब वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर हम स्विच ऑफ भी करेंगे तो अब वो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज होने का रेजिस्ट करेगा। फिर उस समय क्या है, स्विच ऑफ करोगे तो फ़ैन स्विच ऑफ नहीं होगा एकदम से, वो धीरे धीरे कर स्लो होते हुए रुकेगा। यही प्रॉपर्टी आपकी इनर्शिया है। ठीक है, जैसे कि आप चलती हुई बस से
ठीक है, अगर एक बस स्टॉप पे आने वाली है बस और एक रुकी नहीं है, फिर भी बहुत स्लो होने पे कई लोग बस से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। उस दौरान वो ज़मीन पर एकदम से खड़े नहीं हो पाते, वो कुछ देर तक बस की डायरेक्शन में ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ व्हाट, ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई एक एथलीट है, बहुत तेज़ फास्ट दौड़ रहा है, रेसिंग लाइन पर पहुंचते क्या वो रुक जाता है? वो रेस फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बाद भी कुछ देर तक दौड़ता रहेगा। ही कांट स्टॉप, ही और शी कांट स्टॉप हिमसेल्फ हरसेल्फ सडनली। तो फिर ये जो हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप एक अच्छे से अच्छे बॉलर का ही ले लीजिए। फास्ट बॉलर एक रनर लेके आता है बहुत तेज़ी से अपना, और बॉल डालने के बाद वो एकदम से अपने स्पॉट पे रुक नहीं पाता, कुछ दूरी तक वो दौड़ता हुआ जाता है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ क्या बता रही है? इनर्शिया को, लेकिन एग्जांपल मैंने मोशन के दिए। अब रेस्ट पे आते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल मैंने आपको जैसे फ़ैन का दिया। फ़ैन स्टार्टिंग में जैसे हमने फुल रेगुलेटर ऑन करके स्विच ऑन करा तो एकदम से वो हाई स्पीड पर नहीं आ पाता, अपनी जो स्पीड है उस पर नहीं आ पाता। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि सपोज़ यू आर इन अ बस और अ कार, और वो कार सडनली स्टार्ट होती है हाई स्पीड पर। बहुत लो स्पीड पे ये चीज़ महसूस नहीं होगी, एक हाई स्पीड पर, और बहुत अच्छा इसका महसूस होगा आपको बाइक पर। तो समझते हैं बाइक पे, इसलिए कि बाइक में आपके बैक के ऊपर सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसको समझते हैं या तो बाइक से। ज़रा बाइक पर समझिए कि यू आर सिटिंग एट बैक विद योर पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ बाइक पर पीछे बैठे हो और बाइक सडनली उन्होंने थोड़ी हाई स्पीड पे चला दी। ठीक है, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको पीछे की तरफ एक पुश महसूस होगा। बात ध्यान रखना, आपके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा, आपको लगेगा कि आपके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अब इन चीज़ों को समझाते हैं। बात इतनी है कि आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बाइक के साथ कांटेक्ट पे है। ठीक है, तो बाइक के इंजन ने बाइक में फोर्स लगा। ठीक है, बाइक के अंदर फोर्स लगा, बाइक आगे मूव करना चाहती है। आपकी बॉडी जो उस पर आप बैठे हो, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बाइक के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो लोअर पार्ट फोर्स के सडनली क्या होगा, इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। वैसे हमारा पूरी की पूरी बॉडी इनर्शिया को अपोज करेगी, बट लोअर पार्ट कांटेक्ट में होने के कारण इनर्शिया का ज़्यादा देर तक अपोज नहीं कर पाएगी, वो उसके साथ मूव करना शुरू। बट अपर पार्ट जो है वो अभी कांटेक्ट में नहीं है बाइक के किसी भी पार्ट के साथ। तो आपको क्या फील होगा? आपका अपर पार्ट जो है रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो रहेगा वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और इस वजह से आपका अपर पार्ट रेस्ट वाली पोजीशन पे ही रहेगा, लोअर पार्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपको यूँ लगेगा कि आपको बैक पुश मिल रहा है, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर का हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा जो है वो रेस्ट पर रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, और आपका लोअर पार्ट आगे मूव कर जाएगा। सपोज़ इस पेन का ये वाला हिस्सा लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है। अब इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करना, मैं इस पार्ट को स्टिल रख रहा हूँ, इसे आगे की तरफ मूव करा दिया तो ये वाला हिस्सा अपने आप ही पीछे की तरफ फील होगा कि पीछे जा रहा है, बट इट इज़ स्टिल एट इट्स प्लेस, अपनी प्लेस पर स्टिल है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जर्नी आप पीछे की तरफ झुके झुके जाओगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप बिल्कुल मोशन में आ जाओगे। अब ये क्या चीज़ है? एक्चुअली जो फोर्स आपकी बॉडी के लोअर पार्ट के पास जल्दी से पहुंच पाया था बाइक से, वो कांटेक्ट होने के कारण, अब ये जो फोर्स है आपके अपर पार्ट तक भी पहुंचेगा, बट उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स में जो टाइम लग रहा है और जो बॉडी का इनर्शिया जो अपोज कर रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको ये इफ़ेक्ट दिखा रही हैं कि आपका अपर पार्ट पीछे की तरफ पुश फील कर रहा है। अगेन पुश नहीं फील कर रहा, आपका अपर पार्ट इज़ एट रेस्ट, वो रेस्ट पर रहना चाहता है, लोअर पार्ट जल्दी से आगे मूव कर जाता है, इवन दो लोअर पार्ट भी इनर्शिया को शो करेगा। इसी पर एक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखिएगा। What happened to the upper portion of your body and lower portion of your body when you are sitting on a bike and it suddenly start moving forward assuming sufficient friction between you and bike? ठीक है,
फ्रिक्शन है आपके और आपकी बाइक के बीच में, जिससे कि वो आपको पकड़ सके, होल्ड कर सके। तो देखिए मैंने जो बात बताई थी, यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, अपर एंड लोअर पार्ट मूव फॉरवर्ड, दोनों के दोनों आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। अपर पोर्शन मूव बैकवर्ड, ऊपर का हिस्सा पीछे जाता है, एंड लोअर पोर्शन मूव फॉरवर्ड, अपर रिमेन्स एट इट इज़ एंड लोअर मूव्स फॉरवर्ड, बोथ पोर्शन मूव बैकवर्ड। देखो कई बार बच्चे ना इस पर लगा के आ जाते हैं, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, कि अपर पोर्शन मूव बैकवर्ड, अपर पोर्शन पीछे चला जाता है, पीछे नहीं जाता, अपर पोर्शन अपनी ही जगह पे रहता है, लोअर पोर्शन आगे जाता है। तो हमें लगता है, मैंने पीछे के स्टेटमेंट भी लिखा, वी फील दैट आवर अपर पोर्शन मूव बैकवर्ड। ठीक है, इसी में अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज़ इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहरेंट मतलब उसके अंदर हमेशा से प्रेजेंट रहने वाली प्रॉपर्टी। इनहरेंट को जन्मजात कहते हैं, हमेशा से जो है वो इट इज़ एन इनहरेंट प्रॉपर्टी टर्म्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, बीटिंग ऑफ ए डोरमैट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये कोई डर्टी डोरमैट है, उसे आप स्टिक से बीट कर रहे हो तो उसमें से डर्ट बाहर क्यों आ जाती है। वाई डज, क्वेश्चन की ना कई बार इनमें वर्ड्स में बड़े अच्छे कैच होते हैं। वाई डज द डर्ट कम्स आउट, इसमें ये नहीं बोला वाई डज अ डर्ट फॉल्स डाउन। देखो दोनों के फ़र्क हो जाएंगे, समझाऊंगा। क्वेश्चन बोला वाई डज अ डर्ट कम्स आउट, उसका रीज़न समझिए। देखो आप जो स्टिक से मान लीजिए डोरमैट को बीट कर रहे हो, तो जो स्टिक का फोर्स है वो डोरमैट पे लग रहा है। ठीक है, डोरमैट का जो भी मटेरियल है, अब डोरमैट के मटेरियल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर डर्ट, मिट्टी जो है वो फंसी हुई है। तो क्या उसके ऊपर फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली? ये जो फोर्स है ये लग रहा है किस पे, डोरमैट पे। तो डोरमैट जो है वो मूव कर जाएगा। एक्चुअली डोरमैट भी कुछ सेकेंड्स के लिए इनर्शिया ऑफर ज़रूर करेगा, लेकिन क्योंकि फोर्स, इनर्शिया कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज नहीं कर सकता, उसे स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मैंने एक चीज़ समझाई थी ना कि यहाँ पर इनर्शिया कैन नॉट स्टॉप, सॉरी अपोज तो करता है, स्टॉप वो स्टॉप नहीं कर सकता, अपोज करेगा थोड़ी देर के लिए, बट वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को स्टॉप नहीं कर सकता। तो वो जो है डोरमैट जो है, सपोज़ ये डोरमैट है, डोरमैट मूव कर जाएगा। तो अब इसके बीच में जो भी सैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ग्लास का जी आपको अगर दिख रहा है तो ये समझ लीजिए एक सैंड पार्टिकल है। ठीक है, मेरे हैंड के साथ अब इस पर जैसे ही फोर्स लगाइए, इसके अंदर अभी क्या है, फंसा हुआ है, इस पर जैसे ही फोर्स लगा तो ये पीछे की तरफ मूव करा। तो क्या आप इस जी को, जो ग्लास का जो जी लिखा हुआ है, इसे देखिए, ये अपनी इस पोजीशन पे स्टिल है, तो ये इससे सेपरेट हो गया, इस डोरमैट से सेपरेट हो गया। यही सेम कंडीशन होती है कि सैंड पार्टिकल्स के ऊपर डायरेक्टली फोर्स नहीं लगता और फोर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ समय का टाइम चाहिए। हम उसे बीट कर रहे हैं, सडनली हिट कर रहे हैं, तो फोर्स इतनी कम समय के लिए उसके ऊपर लगता है कि डोरमैट से सैंड तक फोर्स को ट्रांसफ़र होने में जो टाइम चाहिए वो टाइम्स मिल नहीं पाता। इस वजह से आपका जो सैंड पार्टिकल है वो रेस्ट पर रह जाता है। ठीक है, तो फोर्स सडनली लगा, सडनली लगने के कारण जो आपका फोर्स है उसको ट्रांसफ़र के लिए इतना टाइम मिल नहीं पाया, जिस वजह से डोरमैट जो है वो आगे मूव कर जाता है और सैंड पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन आता है कि अगर गीले कपड़े को, जैसे मम्मी जो है गीले कपड़े को धोने के बाद फटकारते हैं ना, ऐसे झाड़ते हैं, झटकाते हैं, तो झटकाने के समय उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाई डज दे कम आउट, क्वेश्चन है कम आउट, वाई डज दे फॉल डाउन नहीं, वाई डज दे कम आउट। इसीलिए बाहर आते हैं क्योंकि जो फोर्स लगा है वो वेट क्लॉथ पे लगा है, तो उसके जो फाइबर्स के बीच में पानी जो फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो अपनी पोजीशन पे रुका हुआ रहता है और जो हमारा क्लॉथ है, वेट क्लॉथ है, वो मूव कर जाता है। ठीक है, और इस वजह से आपका जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो बाहर आ जाते हैं।
कंसिडर द टू आइडेंटिकल ग्लासेस, यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन समझ में आए। कंसिडर ए टू आइडेंटिकल ग्लासेस, दो ग्लासेस हैं एक जैसे ए एंड बी, एक बुलेट को फायर किया गया ऑन ए विंडो, ठीक है, जैसे बुलेट इज़ फायर्ड ऑन विंडो बी, अ स्टोन इज़ थ्रोन, ठीक है, विंडो ए पर बुलेट फायर करी गई और बी के ऊपर स्टोन को थ्रो किया गया। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द होल क्रिएटेड बाय द विंडो ए एंड विंडो बी। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे एक विंडो है, विंडो ए और विंडो बी बिल्कुल सेम मटेरियल, सेम साइज, सब कुछ सेम है। विंडो ए के ऊपर आपने क्या है, एक बुलेट को फायर किया, तो विंडो ए में से जो है बुलेट बिल्कुल आर पार निकल जाएगी, एक फाइन होल बना के, जितना बुलेट का साइज है उतना होल बनाया और बाहर निकल गई। लेकिन विंडो बी पे जिस पे आपने स्टोन को फेंका था उस पे क्या होगा, वो एक इर्रेगुलर सा होल बनेगा, हो सकता है बहुत बड़ा होल बने, स्टोन के साइज से भी बड़ा होल बने और उस विंडो शैटर हो जाएगी। अब ये इसका रीज़न समझिए, जो बुलेट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो जो फोर्स जो विंडो ग्लास के ऊपर लग रहा है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, तो जितने पार्टिकल्स के ऊपर वो फोर्स लगा उसे वो अपने साथ डिस्प्लेस करके ले जाएगी, ठीक है। अब इतनी फास्टली मूव होने के कारण जो विंडो के उन पार्टिकल पे जो फोर्स लगा था वो फोर्स बगल के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से एक फाइन होल बन जाता है व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड ऑन ए ग्लास। बट इन केस ऑफ स्टोन की बात करें, स्टोन को हम इतना स्पीड से फेंक नहीं सकते, तो स्टोन को जब उस विंडो पे फेंका गया तो स्टोन जैसे ही ग्लास से टकराया, तो टकराने के बाद इतना टाइम मिला कि जो फोर्स है वो पूरे के पूरे ग्लास मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र हो सके या ज़्यादा बड़े एरिया तक ट्रांसफ़र हो सके, तो वो एक बड़ा और इरेगुलर होल बनाएगा। यही रीज़न है इस क्वेश्चन का। देयर विल बी क्लीन होल ऑन विंडो ए वाइल द रैंडम होल ऑन विंडो बी। नेक्स्ट एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी रिक्वायरी, मैं भी आपको कई बार स्टेटमेंट के दौरान, एग्जांपल्स के दौरान भी समझा रहा हूँ कि इनर्शिया की वजह से जो भी फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया है उसे ट्रांसफ़र होने में कुछ टाइम लगेगा। डिले किस वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से आपको जो भी जैसे देखने को मिलता है कि एक पैसेंजर है उसे बैकवर्ड पुश फील हो रहा है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि फोर्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन से तक ट्रांसफ़र होने में कुछ ना कुछ टाइम ले लेता है। अगले क्वेश्चन को देखें, इन सभी कॉन्सेप्ट की आपको यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा और बहुत फोकस होकर पढ़िएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास m is connected to the ceiling with the help of a string A and another string hanging from the block as shown in figure। फिगर में आपको दिखा देता हूँ, ये फिगर है कि यहाँ पर एक ब्लॉक को स्ट्रिंग A से जोड़ा है और उसके बाद एक स्ट्रिंग B को इसके नीचे जोड़ी है और ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर कहा जाए कि स्ट्रिंग बी को पुल किया जाए तो क्या होगा, उसके लिए कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन को सही से पढ़ के उस अकॉर्डिंग आंसर देना। देखो, इफ़ स्ट्रिंग बी इज़ पुल्ड सडनली द स्ट्रिंग ए विल ब्रेक। इसको समझिए, अगर स्ट्रिंग ए को सडनली खींचा जाए तो जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या ए तक पहुंच पाएगा। इनर्शिया तो ऑब्ज़र्व होगा ही होगा, स्ट्रिंग की वजह से, इस मास की वजह से वो ए तक ट्रांसफ़र होने में टाइम लेगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्ट्रिंग आगे तक फोर्स को ट्रांसफ़र करने से पहले ही टूट जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी बी से टूटने की ज़्यादा है, ठीक है। अगर सडनली किया जाए, इफ़ स्ट्रिंग बी इज़ पुल्ड स्टीडीली, मतलब आपने ग्रेजुअली खींचा है, धीरे धीरे खींचा है, फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो। अगर हम इसे धीरे धीरे खींचेंगे, भले ही फोर्स को बढ़ाते जाएं, तो स्लोली खींचने से फोर्स को आगे तक ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो वो फोर्स ऊपर स्ट्रिंग ए तक जा पाएगा, स्ट्रिंग ए ब्रेक कर जाएगी। बी इज़ पुल्ड स्टीडीली देन स्ट्रिंग ए विल ब्रेक।
स्ट्रिंग ए विल ओनली ब्रेक वेदर स्ट्रिंग बी इज पुल्ड सडनली और स्टेडीली, नहीं। बोथ द स्ट्रिंग विल लाइकली टू ब्रेक सिमिल्टेनियसली इफ इट इज पुल्ड सडनली, नहीं, ये कहना गलत है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है अगर सारे सेट में देखा जाए। अच्छा, ऐसा होता एक ऑप्शन, इफ़ बी इज़ पुल्ड सडनली द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग बी इज़ मोर नियर द ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक के पास से कहीं से भी, ये बात भी करेक्ट होती है, लेकिन ये इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें यही है कि गिवन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इट्स अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, अब वो मोशन से हम उसकी स्टेट को बदलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यहाँ स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम उसकी अभी स्टेट ऑफ मोशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो वो इस स्टॉप का अपोज करेगा। ये अपोज कौन कर रहा है? इनर्शिया। ध्यान रखिए, इनर्शिया कैन नॉट स्टॉप द चेंज इन स्टेट, उसका अपोज कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि मान लो एक बॉडी के ऊपर आपने किसी दूसरी बॉडी को अटैच कर रखा है, ठीक है। जैसे कि एक लगेज को एक बस के ऊपर बांध के रखा हुआ है, तो जो स्टेट ऑफ मोशन आपके बस की होगी वो उस बॉडी की भी होगी। मतलब जिस स्पीड से बस चल रही है उसी स्पीड से वो लगेज भी मूव करेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझिएगा। अ पर्सन मूविंग इन ए कार वुड फील, जैसे एक कार है वो चल रही है, मोशन में आ गई, ठीक है। या आप भी क्या है, एक बाइक पर बैठे हुए हो और मोशन में आ गए। मोशन में आने के बाद अब आपकी बॉडी बिल्कुल जैसा आप रखना चाहो वैसे रहेगी और मूव करती चलेगी। सडनली ब्रेक अप्लाई किया गया तो आपको हमेशा एक आगे की तरफ एक पुश फील होता है। अगेन मैं कह रहा हूँ, पुश फील होता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझिएगा, ये कैसे हो रहा है। अब अगेन जब हम बाइक पे बैठे हैं तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ ए बॉडी, लोअर पोर्शन ऑफ ए बॉडी इज़ इन कांटेक्ट विद द बाइक। जो ब्रेक लगा है वो बाइक पर लगाया गया है और बाइक से वो हमारे लोअर पोर्शन के साथ कांटेक्ट होने के कारण उस पर जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे लोअर पोर्शन ने रेजिस्ट नहीं किया होगा। कई बार आप देखते हो, आप थोड़ा सा अगर गैप करके बैठे हो तो आप आगे की तरफ स्किप भी कर जाते हो, तो लोअर पार्ट भी इनर्शिया शो कर रहा है, बट उस तक फोर्स कांटेक्ट होने के कारण ट्रांसफ़र जल्दी हो गया, तो वो इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाता और वो रुक जाता है। बट अपर पोर्शन ऑफ ए बॉडी, इस तक फोर्स ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हमारा जो अपर पोर्शन है वो आगे की तरफ एक पुश फील करता है। सेम अगर आप बस में हो, बस में सीट नहीं मिली और आप खड़े हो, ठीक है, तो जैसे बस सडनली रुकेगी, आपने किसी चीज़ को पकड़ भी रखा है, तो आपका अपर पोर्शन ऑफ ए बॉडी क्या है, वो आगे की तरफ एक पुश फील करेगा। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फ़ैन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। चलती हुई बस जो अभी जस्ट रुकने वाली है, बहुत स्लो हो गई है, आप उससे उतरोगे और कुछ देर तक क्या है, आप बस की डायरेक्शन में ही मूव करते जाओगे। इट इज़ ऑल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन इवन दो। इनर्शिया डायरेक्शन का भी होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन के चेंज को अपोज करता है, उसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ज़रा समझना इस बात को। जैसे कोई एक बस है, वो सडनली एक शार्प टर्न लेती है, जैसे उसने राइट टर्न लिया तो आप सबको एक लेफ़्ट पुश देखने को मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि आप लेफ़्ट साइड में एक पुश हो रहे हो, और अगर इस बस ने राइट टर्न लिया तो आपको लेफ़्ट साइड में पुश देखने को मिलेगा। दोनों ही केस में ऐसा लगेगा हमें बस से बाहर की तरफ एक आउटवर्ड फोर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स क्यों फील हो रहा है, इसके बारे में समझिएगा। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ज़रा समझना, इसको समझाने का तरीका कुछ मैं ऐसा लेता हूँ। सपोज़ कि ये एक ट्रैक है। अब बस जो है वो
ऐसे आके फास्ट स्पीड में मूव कर गया। फास्ट स्पीड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ना, फोर्स को ट्रांसफ़र होने में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अगर आपने टाइम दे दिया तब तो ये चीज़ नहीं होगी, अगर टाइम नहीं दिया गया तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होगी। ठीक है, अब ये जो बस है इसकी डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन एक्चुअली ये है। अब सडनली आपने टर्न लिया तो डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो आपकी बॉडी की जो इनर्शिया है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। ठीक है, अगर टर्न बड़ा ही सडन टर्न है तो वो जो फोर्स बस को मिला है वो फोर्स आप तक ट्रांसफ़र होने में वो जो टाइम लगेगा उस दौरान आप क्या फील करोगे, आउटवर्ड पुश फील करने वाले। इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मडगार्ड जो होता है व्हील्स के ऊपर, साइकिल, बाइक्स, इनके ऊपर मडगार्ड क्यों प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में एक चीज़ रहती है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया है, इसमें एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक स्टोन को रस्सी से बांध के घुमाया जा रहा है, अगर मुझे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी देखनी है, इस पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ में मान लेता हूँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर डायरेक्शन पता करने का तरीका होता है। एक तो हो गया प्रैक्टिकल कि स्टोन जो है इस पॉइंट पर अगर छूट जाए तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ऐसा हम हर बार करके नहीं देख सकते, बहुत सारे केसेस है जिसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाए। टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कर्व पाथ को एक पॉइंट पे टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन पता करनी है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और एरो की डायरेक्शन इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, और इसके डायरेक्शन के सेंस पे देखिए। जैसे इस पॉइंट के आगे अगर हम मोशन को लेके आए तो डायरेक्शन का सेंस किस तरफ है, ऐसा है, तो ये एरो और इसका एरो का सेंस सेम होना चाहिए। इस पॉइंट से आगे अगर देखें सरकमफेरेंस पर डायरेक्शन का सेंस कैसा है, ऐसा है, तो इधर पे भी एरो इसी तरफ हो। समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या है, डायरेक्शन मिलेगी। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी सर्कुलर पाथ के अंदर वो होगी टेंजेंट, और इस डायरेक्शन को कहा जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट बनती है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, वाई आर मडगार्ड यूज्ड ओवर द व्हील्स ऑफ व्हीकल। क्यों किया जाता है कि जो मड जो है साइकिल के ग्रूव के अंदर फंस गई है, स्टिक हो गई है, जब आपकी साइकिल थोड़ी स्पीड गेन करेगी तो ये जो मड है ये टायर से टेंजेंशियल डायरेक्शन में उड़ती हुई जाएगी। ठीक है, अब जो इधर से मड हटी वो तो चलो पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे मडगार्ड के ऊपर एक फ्लैप भी लगा होता है रबर का, वो इस पीछे उड़ते हुए मड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि कहीं पीछे कोई आ रहा है, कोई चल रहा है, कहीं उसके ऊपर मड ना उछल के जाए। सेकंड होता है ये वाला मडगार्ड, अगर यहाँ से मड जो है अगर टायर का कांटेक्ट छोड़ता है तो वो एक्चुअली में नीचे ना गिरने की बजाय इनर्शिया की वजह से कुछ देर तक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मडगार्ड से टकराकर वो वहाँ पर ही चिपक जाएगा। जो साइकिल चला रहा है उसके ऊपर, उसके कपड़े के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर वो मड नहीं जाएगा, इसीलिए मडगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अब हम लोग जो फोर्स को पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ कॉज दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। ये एक ऐसा कॉज है, मतलब इस फोर्स की वजह से, फोर्स एक ऐसा कॉज है या एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बदलती है। अब ज़रा हम गैलीलियो के एक एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो पहले मानी जाती थी कि रेस्ट इज़ अ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मतलब स्टेबल स्टेट। ठीक है, रेस्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबल स्टेट है। ठीक, अब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि रेस्ट नहीं, यूनिफॉर्म मोशन भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबल स्टेट है। ठीक है, नेचुरल स्टेट है।
अब इस बात को समझिएगा, स्टेबल का मतलब, नेचुरल का मतलब हम लोग आगे और थोड़ा सा समझेंगे जब क्लियर हो जाएगा। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज़ बताई गई है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, तो सरफेस इतना ज़्यादा स्मूथ है कि वो फ्रिक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल ऑफर कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इस तरह के दो प्लेन सरफेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, हॉरिजेंटल सरफेस से बराबर जितने एंगल पर इसे इंक्लाइन करा है उतने ही एंगल पर इस वाले प्लेन को इंक्लाइन करा। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया। यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ किया गया और जिस हाइट से रिलीज़ किया गया वो हाइट मान ली h। अब ये बॉल रोल करती हुई यहाँ नीचे आएगी और यहाँ पर आपको क्या लगेगा, रुक जाएगी? नहीं, है यहाँ रुकेगी नहीं और यहाँ तक वापस ऊपर जाएगी। और जिस हाइट तक ये जाती है वो देखने पे ये मिलता है कि वही हाइट है जिस हाइट से इसे रिलीज़ किया गया था। तो गैलीलियो ने क्या सोचा कि मैं इसको इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा और ज़मीन की तरफ झुका देता हूँ। ठीक है, एंगल को रिड्यूस कर देता हूँ। एंगल को रिड्यूस किया, तब दोबारा से बॉल को उसी हाइट से रिलीज़ किया गया और देखा कि ये बॉल जिस लेवल तक पहुंची वो हाइट कितनी थी, वही h के बराबर आ रही है। फिर हमने प्लेन को और ज़्यादा नीचे इसके एंगल को और ज़्यादा रिड्यूस करा। ठीक है, हॉरिजेंटल सरफेस की तरफ मूव कर दिया। अगेन जब बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया गया तो वो वापस से उसी लेवल तक, उसी हाइट तक आ रही है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ बॉल को ट्रैवल करने में ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, इसमें डिस्टेंस ये, इसमें डिस्टेंस ये, तो आप देख पा रहे हो ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके अगला अगर मैं एक और प्लेन लूँ कम एंगल पर, तो उसमें बॉल अगेन ये फाइंड होगा कि बॉल हाइट तो उतनी तक ही आ रही है लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए गैलीलियो ने क्या किया कि एंगल को जीरो कर दिया, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कर दिया। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया और ये देखा कि ये बॉल जो है हमेशा चलती रहेगी इन्फिनिटी तक अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली हमारे पास फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं मिल सकता, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहेगी प्रैक्टिकली। अगर फ्रिक्शन हट जाए तो ये जो है हमेशा चलती रहेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट ना हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। किसी ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाइट के कारण या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी के कारण होती है काइनेटिक एनर्जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be changed from one, it can transform from one form to another form। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो बॉल है इसके पास अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर इसके पास बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी है तो एकदम से तो रुक नहीं सकती, तो बॉल को जो मूवमेंट के लिए गाइडिंग सरफेस मिल रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो बॉल जाएगी ऊपर तक, अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगी ऊपर जाते हुए पोटेंशियल में। तो जितनी एनर्जी थी वो काइनेटिक में बदली, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही, तो ऊपर तक जाएगी सेम हाइट तक। पूरी काइनेटिक एनर्जी अब दोबारा से कन्वर्ट होएगी पोटेंशियल। अगर इन प्लेन को ना लिया जाए तो ये बॉल इसके बीच में इस हाइट से इस हाइट तक ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है, यहाँ से छोड़ी तो इस हाइट तक गई, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो होने का कारण अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, तो जीरो होने के बाद अगेन ग्रेविटी से नीचे खींचेगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर आके मैक्सिमम होगी, फिर वापस एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बॉल क्या है, यहाँ से जब इस लेवल पर आती है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है तो ये उस हाइट तक, उस हाइट को ढूंढने की कोशिश करती है जिस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो बॉल यहाँ पर पहुँचने के बाद वापस ऊपर जाएगी उस हाइट तक
जिस हाइट से किसे रिलीज़ किया गया। यहाँ पर भी बॉल अपने पास पोटेंशियल एनर्जी लेकर यहाँ पहुँची, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी उस हाइट तक जाएगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है, क्योंकि उस हाइट पर ही तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कंप्लीट। कि एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये बॉल उस हाइट को ढूंढती रह जाएगी जिस हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी उस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, वो उसे मिलेगी नहीं, इसलिए बॉल क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिश दैट नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नो एक्सटर्नल का मतलब है नेट। बेटा इस बात को समझिएगा, यहाँ कई बार बोला जाता है ना, नो एक्सटर्नल मतलब नेट फोर्स। एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे होंगे, बिल्कुल लग रहे होंगे, लेकिन उनका जो नेट आएगा वो जीरो हो सकता है। कि दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। समझना इसे एक एग्जांपल से। एक पर्सन है, वो मान लो राइट में जा रहा है। अब उसके एक हाथ को इधर से आप किसी एक पर्सन ने पकड़ा, इधर से एक पर्सन ने पकड़ा, वो आगे मूव कर रहा था। इधर से जितना फोर्स लगाया इधर से भी उतना लगाया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पर्सन तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसमें मूव करता रहेगा। यहाँ और यहाँ वाले फोर्स क्या हो गए, बैलेंस्ड। अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। दो बातें आई, एक्सटर्नल की फोर्स बाहर से लगना चाहिए, सेकंड अनबैलेंस्ड। तो ज़रा पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से लगते हैं। अगर हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, इवन दो मैं ये कहूँ कि मैं अपने बॉडी के द्वारा लगाए गए फोर्स से मूवमेंट नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता, जो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि मेरी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जा सकती मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स से, क्योंकि मैं खुद पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो हम किस वजह से मूव करते हैं, वो फोर्स बाहर से आता है। ठीक है। हमारा फोर्स लगता है ग्राउंड पर, ठीक है, जो होता है एक्शन, इसकी वजह से हम कभी मूव नहीं कर सकते। ग्राउंड हमारे ऊपर रिएक्शन लगाता है, तो ग्राउंड के थ्रू लगने वाला हमारी बॉडी पे फोर्स एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि लगाने वाला कौन है, ग्राउंड है। क्या वो हमारी बॉडी का पार्ट है, नहीं। तो वो फोर्स किससे आ रहा है, किसी एक्सटर्नल बाहरी एजेंट से आ रहा है, जो कि है ग्राउंड। ग्राउंड ने फोर्स हम पे लगाया, उस फोर्स के कारण हम मूव कर रहे हैं। वी कैन नॉट मूव विद द एक्शन फोर्स। हाँ ये जरूर है, एक्शन की वजह से रिएक्शन आए वो बात अलग है। एक और चीज़ को समझिएगा, आप पानी में स्विम करना चाह रहे हो, तो हमारे जो हैंड्स के थ्रू जो फोर्स लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए, पुश करने के लिए पानी को, उस वजह से हम मूव नहीं करते। हम मूव करते हैं जो पानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है उस कारण से। अब अगला एक और एग्जांपल समझिए, हमने जो है कार में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक जो है कार को नहीं रोक रहा, ब्रेक का फोर्स नहीं रोक रहा, वो फोर्स रोक रहा है जो फोर्स हमने पैडल पे लगाया था। अब ये जो हमारा फोर्स है ये आगे ट्रांसफ़र होते हुए ब्रेक्स पे गया और ब्रेक्स ने व्हील को जकड़ा। फोर्स था कहाँ पर, हमारी बॉडी पे। तो कोई एक ऑब्जेक्ट अपने खुद के फोर्स से खुद को ना ही रोक सकता है ना ही मूव करा सकता है, उसे रोकने के लिए फोर्स एक्सटर्नल होना ज़रूरी है। इंटरनल फोर्सेस जैसे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे हैं, तो क्या ये चल रहा है, फोर्स तो लग रहे हैं। इंटरनल फोर्स कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट, इंटरनल फोर्स कैन नॉट स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल लिया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस पर राइट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स, लेफ्ट में 50 न्यूटन का फोर्स। अगर इसमें टोटल फोर्स देखा जाए तो क्या आएगा, को पता है, डायरेक्शनल लगा लीजिए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव 50 नेगेटिव 50, टोटल फोर्स 0, तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे इस केस में लग रहा है राइट साइड में 50, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 50। ठीक है, तो ये कहलाएगा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा।
अनबैलेंस्ड का मतलब कि नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, इतनी बात को समझिएगा। बैलेंस्ड मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अनबैलेंस्ड का मतलब हो गया नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि इसके अंदर राइट में 50, लेफ्ट में 20। अनबैलेंस्ड फोर्स कितना आ गया 30, तो ये क्या ज़ीरो के बराबर नहीं है अनबैलेंस्ड। तो देखो दो कंडीशन चाहिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को बदलने के लिए। पहला एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड क्या होना चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम सम अप टू ज़ीरो। रिजल्टेंट वैसे टारगेट के बच्चों को मैं समझा चुका हूँ, नॉन टारगेट के बच्चे ये समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो टोटल है उसे रिजल्टेंट कहते हैं। अगर उनका टोटल जैसे नेट कह रहे हैं वो ज़ीरो हो गया तो उसी को हम रिजल्टेंट कहेंगे। रिजल्टेंट मतलब टोटल नेट। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसको मैंने एक एग्जांपल से यहाँ दिया है। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना कई बार पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। A body is moving with a constant velocity of 2 meters per second. It is acted upon by the two forces of equal magnitude 10 Newton but in opposite direction. जैसा कि ऊपर जो एग्जाम्पल है, the body will, बॉडी क्या करेगी, एक बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, उसी समय उसके ऊपर दो मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाए गए। वो एग्जाम्पल जो एक पर्सन मूव कर रहा था उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर इक्वल फोर्स लगाया गया बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया। तो मैंने क्या बताया था, वो जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, नेट फोर्स हो गया जीरो। तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट थी मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की, रेस्ट की, वो बनी रहेगी। क्या था उसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, वही बनी रहेगी अगर नेट फोर्स जीरो है तो। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो फोर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी एट रेस्ट विच इज़ इनिशियली व्हाट इज एट रेस्ट। देखो कम से कम दो फोर्स की ज़रूरत है, मिनिमम पूछे तो दो। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, फिर एक फोर्स लगा दिया तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या करना है आपको क्वेश्चन में, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी एट रेस्ट। बॉडी को रेस्ट पर ही रखना है और आपको इस पर फोर्स लगाने हैं नॉन ज़ीरो, लेकिन तो फिर मिनिमम कितने, एक लगाओगे तो बैलेंस हो गए, बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, तो कम से कम दो होने चाहिए। ठीक है, और अगर ये दो फोर्स हैं तो ये एक लाइन में भी होने चाहिए, दो से ज़्यादा हैं तो एक प्लेन में होने चाहिए। दोनों बातें याद रखना, आगे मैं पॉइंट्स में भी लिखवाता चलूँगा। ठीक है, तो इधर पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स नॉन ज़ीरो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन रेस्ट, और इन यूनिफॉर्म मोशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो तो होगी 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स टू कीप ए बॉडी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनर्शिया इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इस पर क्वेश्चन आता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप एग्जैक्टली मेजर कर सको। इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, कम है ज़्यादा है, ठीक है, कितनी है नहीं बता सकते। ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हम उसका नंबर नहीं दे सकते। IQ भी जो है एक अलग अलग पैरामीटर्स पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, यू आर जैसे आपके जैसे इमोशन फीलिंग्स के बारे में बताया जाए तो वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, तो अब उसे मेजर थोड़ी कर सकते हो, तो ये नॉन मेजरेबल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसलिए फिज़िकल, यहाँ पे फिज़िकल चीज़ों को क्वांटिटी कहा जाता है जिन्हें मेजर किया जा सके, ये मेजरेबल नहीं है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द सिंगल फोर्स। द मूवमेंट व्हेन बॉडी एक्वायर ए स्पीड ऑफ 30 meter per second, this force is suddenly removed assuming no friction and air drag. Which of the following statement will describe the subsequent motion of a body? देखो, एक बॉडी पर इनिशियली जो कि रेस्ट पे थी उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, एक ही फोर्स था,
और जब इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, ये फोर्स सडनली रिमूव कर दिया गया। अब जब इसकी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड हुई और उसके बाद बोल रहे ना ही फ्रिक्शन है ना एयर ड्रैग है, मतलब एक्सटर्नली और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स था जो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड होने के बाद हटा दिया गया, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट मोशन को शो करेगी। बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ये फोर्स हटाने के बाद बॉडी रुक जाएगी। अब देखो एक बात सोचो, इस फोर्स को हटाने के बाद इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हम नेट फोर्स चेक करें, ये फोर्स तो हट गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स बचा ही नहीं, ना एयर ड्रैग ना फ्रिक्शन, ठीक है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स, सब चीज़ हट गई है, ऐसा मान लीजिए, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल लगेगा लेकिन वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मोशन तो हॉरिजेंटल हो रहा है। तो बॉडी विल फर्दर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इवन दो ये जो हम कहते हैं ना एफ नेट, इसको भी ज़रा एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझिए। एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में बेटा ये होता है, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज़ ज़ीरो, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इज़ ज़ीरो एंड एफ नेट इन जेड डायरेक्शन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इवन तो देखो ग्रेविटी हर समय एक्ट करेगी, बट अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल मोशन कर रहा है तो उस पर ग्रेविटी तो होगी वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगने वाला कोई भी फोर्स है ही नहीं। इस वजह से उस डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो बनी रहेगी। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो फोर्स टू हैव अ बैलेंस मस्ट बी 2 एंड दिस फोर्स मस्ट बी, देखो ये बोला था कोलिनियर, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो वो होने चाहिए को प्लेनर, ये भी आगे मैं आपको बता दूंगा। इन केस सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। अच्छा ऐसा है, जैसे देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम लोगों की ना हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। F1 एंड F2, ये बोल दिया जाए फोर्स F1 इज़ इक्वल टू F2, क्या सही है? गलत है। लैंग्वेज में ये लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, तो सही है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो जब भी सेम होगा जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सही हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 10 न्यूटन के 2 फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, द 2 फोर्सेस आर इक्वल। फिर देखना आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस आर इक्वल। इस बात को ध्यान रखना, जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 फोर्स 10 और ये 10√3 का लग रहा है, तो क्या इन 3 फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह सकता है? तो आंसर इज़ यस, बिल्कुल रह सकता है। इन 2 फोर्स का जो टोटल आएगा, जैसे देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ खींच रहे यहाँ खींच रहे, तो ये ना इस तरफ जाएगा ना ये इस तरफ जाएगा, ये कहीं बीच में कहीं जाएगा। अगर इनके बीच का एंगल क्या है, मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री, बीच में कहीं जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो एक्चुअली 10√3 आएगी, ठीक है। वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर मैंने रिजल्टेंट लेना सिखाया था, उस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो अगर ये इन 2 का रिजल्टेंट इसके जस्ट अपोज इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, अ बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम दैट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंडर द एक्शंस ऑफ 3 नॉन ज़ीरो अनइक्वल फोर्सेस इफ दीज आर इन कोप्लेनर। और अगर ये ट्राइंगल बना है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, कोप्लेनर के बारे में समझिए। ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में समझाया था, अगर 3 फोर्सेस हैं, ऐसा है, जैसे देखो एक फोर्स A, ये फोर्स B और ये ऐसे करके फोर्स C, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा, ये जो है इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इफ़ वी प्लेस अ कॉइल ऑन ए स्मूथ पीस, यहाँ देखो कैच है इस क्वेश्चन में, इफ़ वी प्लेस a coin on a smooth piece of a cardboard covering a glass and strike the cardboard piece suddenly with a finger, the cardboard slips away and coin fall into the glass। अब क्वेश्चन में यही कैच है, ठीक है। कॉइन जो है वो ग्लास में गिर गया, द रीज़न फॉर कॉइन फॉलिंग, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉइन के ग्लास के अंदर गिरने का रीज़न पूछ रहा है। इसमें ये भी पूछ सकता था, वाई डू अ कॉइन नॉट मूविंग विद द कार्डबोर्ड, कॉइन कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं गया, उसका रीज़न कुछ और कॉइन के नीचे गिरने का रीज़न कुछ और। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है। इवन दो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी यही देखा था कि टर्न लगा तो जो फोर्स है वो जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स को ट्रांसफ़र होने का टाइम मिल जाए तो जिस डायरेक्शन में बस मूव हुई वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। लेकिन सडनली आपने टर्न लिया, ठीक है, सडनली जो आपका टर्न है उस कारण से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप आउटवर्ड व्हील करते हो। इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या कहना चाह रहा है। देखो कॉइन जो है ये आप मान लीजिए कि ग्लास उसके ऊपर रखा कॉइन, इसको जैसे स्ट्राइक किया गया तो कार्डबोर्ड यहाँ से स्लिप कर जाएगा। अब ये जो कॉइन है इसके ऊपर फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे स्ट्राइक किया गया है बहुत तेज़ी से। अब इसमें भी स्लो स्ट्राइकिंग करना ना, देखो ना कॉइन थोड़ा सा इसके साथ मूव करेगा। फास्ट स्ट्राइक किया है, तेज़ी से स्ट्राइक किया है, तो ये जो कार्डबोर्ड है ये स्लिप कर जाएगा और कॉइन जो है वो नीचे गिरेगा। अब बात यहाँ आती है, कॉइन अपनी पोजीशन पे रुका हुआ क्यों रहा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन पे रुका रहा। नीचे क्यों गया, नीचे जाने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्वेश्चन में ऑप्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर ऑप्शंस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ऑप्शन ना हो तो आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट को टिक करोगे। लेकिन किस में, इफ़ कॉइन इज़ फॉलिंग में ऐसा बोला जाए वाई द कॉइन इज़ नॉट मूविंग विद द कार्डबोर्ड, तो उसका आंसर तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही होगा 100%। अगर क्वेश्चन आए वाई कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास, उसमें अगर आपको ग्रेविटेशनल पुल का ऑप्शन ना मिले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ग्रेविटेशनल पुल का आंसर मिले तो ग्रेविटेशनल पुल, बोथ ऑफ देम भी नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, पीछे बता चुका हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज, अगेन न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, क्या ये फोर्स को कैलकुलेट करने की बात बता रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, वो उसी स्टेट में रहेगा अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप खड़े थे, आपके दोस्त आप लोग देख रहे हो और इस चैप्टर को पढ़ के गए और सडनली आपने क्या देखा, आपका कोई एक फ्रेंड है वो साइकिल चला के आ रहा है, उसने टर्न लिया, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त से, देख 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 फोर्स लगा जब भी तो डायरेक्शन क्या हुई, बदली। उसने क्या किया कि एकदम से ब्रेक लगाए, तो आप भी बताओगे देखो ब्रेक लगाया है, स्पीड क्या हुई, रिड्यूस हुई, फोर्स लगा है। लेकिन क्या आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसने पूछा आपके फ्रेंड ने कि हाँ भाई फोर्स तो लगा है पर कैसे पता लगा, तो आप बताओगे देखो ना स्पीड इसकी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, फोर्स लगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जब चेंज होती है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, कितना लगा होगा ये फर्स्ट लॉ में नहीं बताया गया, ठीक है। इस चीज़ों को बताया उन्होंने अपने सेकंड लॉ में, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोमेंटम।